हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हम लोग क्लास 12वीं के भौतिकी विषय में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट पे बात कर रहे थे और हमने पीछे एक वीडियो में कुछ प्रश्नों पे बात किया था। आज उसके आगे वाले प्रश्नों पे बात करेंगे। आप लोग अपने पास में कॉपी और कलम जरूर रखेंगे और इन प्रश्नों के साथ साथ जितने भी अन्य तथ्य बतलाए जाते हैं उन सभी को लिखेंगे, उन सभी को याद करेंगे। आने वाला जो बोर्ड परीक्षा है वो आपका जरूर अच्छा जाएगा और इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। हम देखिए, पहला प्रश्न जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न जो है यह बतला रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर विभव बट्टा मीटर होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका ऐसा है मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर अर्थात विभव बट्टा मीटर होगा। तो याद रखें, आपने विभव का प्रवणता पढ़ा होगा। तो विभव के प्रवणता में हमने क्या पढ़ा था? विभव का प्रवणता जो होता है वह जिसे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे, उसमें हमने देखा था ई और वी की वजह। तो ई बराबर हमें प्राप्त हुआ था ई बराबर E इज इक्वल टू माइनस डी वी बट्टा डी आर। ठीक है, डी आर, इसी को हमने विभव की प्रवणता कहा था। अब यहाँ पर देखिए, ये भी जो है यह विभव है और ये विभव लिखा हमने और दूरी जो है यह मीटर के रूप में लिखा हुआ है। तो विभव बट्टा मीटर बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र। याद रखेंगे, हमने विभव का प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट जब पढ़ा था तो हमने देखा था ई बराबर माइनस डी वी बट्टा डी आर होता है और माइनस डी वी बट्टा डी आर में भी क्या है? हमारा विभव है और डी आर क्या है? हमारा दूरी है। तो विभव बट्टा मीटर बराबर क्या बन गया आपका? वैद्युत क्षेत्र। अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा यह हो जाएगा वैद्युतीय क्षेत्र। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, पहला है हमारा वैद्युत फ्लक्स। इसके जरा एसआई मात्रक पे बात कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं ना, फाई बराबर हमने लिखा था, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसी संलग्न पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ई। ई मतलब क्या होता था? ई हुआ था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या कहा था? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है ना वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती थी। यहाँ पर हो जाता है ये न्यूटन और ये हो जाता है आपका कूलम्ब अर्थात न्यूटन बाई कूलम्ब। ई का मात्रक हो गया आपका कितना? न्यूटन और ये हो गया आपका बट्टा कूलम्ब। न्यूटन बट्टा कूलम्ब आ गया और यहाँ पर मीटर, तो आप किसे कहेंगे? न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, ये आपका किसका मात्रक आ जाएगा? फ्लक्स का। और इस तरीके से आप कई मात्रक इसका ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला टर्म हम देखते हैं विभव का। ये हमारा बन गया वैद्युत फ्लक्स का ऐसा है मात्रक। अगर हम विभव के बारे में बात करें तो विभव को हम लोग v बराबर क्या लिखते थे? u अपॉन क्यू नॉट। u बराबर हो जाता था जूल और ये बन जाता था हमारा कूलम्ब। मतलब विभव का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वह जूल पर कूलम्ब हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है धारिता। धारिता बराबर दिखा हुआ C बराबर क्या हो जाता था? Q बाई V, आवेश बट्टा वोल्ट अर्थात कूलम्ब पर वोल्ट। याद रखेंगे, फ्लक्स का एसआई मात्रक यहाँ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब आ गया। यहाँ देखिए विभव का जूल पर कूलम्ब आ गया, धारिता का कूलम्ब बट्टा वोल्ट आ गया और यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का तो हमने देखा था वोल्ट बट्टा मीटर। सभी मात्रकों को आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, आपेक्षिक पारावैद्युता का मात्रक क्या होता है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपेक्षिक पारावैद्युता या इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। विद्युतशीलता हमने किसे कहा था? विद्युतशीलता किसी भी माध्यम की वह विशेषता होती है जो हमें यह बतलाती है कि उस माध्यम से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा कितने आसानी से गुजर सकती है और इसे हम लोग एप्सिलॉन के द्वारा डिनोट करते थे और एप्सिलॉन बराबर होता था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब याद रखिए, यह एप्सिलॉन नॉट जो था ना ये सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाता था और ये जो था आपका ये निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता था और यही सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या पारावैद्युता कहलाएगी। तो अब देखिए एप्सिलॉन आर बराबर आपका हो जाता है एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन
नॉट। अब यहाँ पर ये दोनों का मात्रक एक समान हो जाता है, जिसके कारण इसका कोई मात्रक नहीं प्राप्त होगा। तो आप आपेक्षिक पारावैधुता का कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप याद रखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको क्या प्राप्त होता है? अगर आपसे सापेक्षिक पारावैधुता पूछी जाएगी तो सापेक्षिक पारावैधुता का एसआई मात्रक जो हो जाता है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक हो जाता है, यह हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का, और एप्सिलॉन का भी यही हो जाता है c² n-1 और मीटर -2। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 क्रॉस 10⁻⁻12 आ जाता है। अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मात्रक c² n-1 m-2, इसका मात्रक और इसका मात्रक c² n-1 m-2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमें एप्सिलॉन r की कोई मात्रक नहीं प्राप्त होगी। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, ये कहता है दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। अब देखिए, संधारित्र को, कैपेसिटर को हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और संधारित्र को हम समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। याद रखेंगे, जब संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट जो प्राप्त होता है वह 1/C1 प्लस 1/C2 प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम में इस तरह से प्राप्त होता है, जबकि समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्राप्त होता है आपको। यहाँ कहा जा रहा है दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, अर्थात इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? दोनों की धारिता C है तो C प्लस C बराबर 2C। तो जो हमारा ऑप्शन होगा 2C, तो यह ए नंबर ऑप्शन है हमारा 2C। तो ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, बाकी आंसर सही नहीं होंगे। तो आपके समझ में ये प्रश्न आ गई होगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है ए अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण। यहाँ ध्यान रखेंगे ए अपवर्तनांक नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू अपवर्तनांक। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। आपको न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण किसे कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर? डेल। डेल क्या चीज़ होता है? यह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। और इसी विचलन कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे, न्यूनतम विचलन के लिए जो प्रिज्म कोण, ये विचलन कोण बनता है, न्यूनतम विचलन के लिए जो बनता है, यह μ-1 × A प्राप्त होता है। यहाँ पर A प्रिज्म कोण होती है और म्यू हमारा अपवर्तनांक होता है। ठीक है, डेल बराबर μ-1 × A। तो ये फॉर्मूला, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, बड़ी ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इसको आप जरूर याद रखेंगे। डेल बराबर μ-1 × A, तो μ-1 × A, ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर। याद रखेंगे विचलन कोण किसको कहा हमने? आपतित किरण और निर्गत किरण। जब हम प्रिज्म के बारे में समझ रहे थे, ये प्रिज्म से अगर आप देखिएगा तो ये जाना चाहिए आपतित किरण जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन इससे अपवर्तन के बाद यह ऐसे चला जाता है। तो इसको बैक ट्रैक करते हुए आप ले जाइए और यहाँ पर जो कोण बनता है इसे हम डेल के द्वारा डिनोट करते हैं और यही कोण होता है विचलन कोण। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है सतत या फिर रेखीय वर्णक्रम, काली रेखा का वर्णक्रम या काली पट्टी का वर्णक्रम। तो आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम की बात की जा रही है। तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। रेखीय वर्णक्रम नहीं देखते हैं हम लोग। रेखीय वर्णक्रम का अर्थ हो जाएगा कि सीधा एक पट्टी में वर्णक्रम आना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि यह जो पट्टी प्राप्त होती है यह इस प्रकार से प्राप्त होती है, रेखीय वर्णक्रम नहीं प्राप्त होता है। काली रेखा का वर्णक्रम भी नहीं मिलती है, काली पट्टी का भी वर्णक्रम नहीं मिलती है। इसका सीधा आंसर हो जाएगा कैसा? सतत मिलता है, हमें लगातार मिलता है, या बीच में अलग अलग रंग चेंज इसके नहीं हो सकते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 13 देखिए, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता हो जाएगा। ध्यान रखना है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन, दूरबीन किसे कहते हैं हम लोग, वैसा यंत्र है यह जिससे हम दूर की वस्तु को देखते हैं, उसे हम दूरबीन कहते हैं। जिससे हम नज़दीक के वस्तु को देखते हैं या छोटे वस्तुओं को देखते हैं, नज़दीक में जो छोटे वस्तुएं होते हैं जिन्हें खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता की बात की जा रही है, तो आप याद रखेंगे खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है, यह फोकस दूरी जो आपका है ऑब्जेक्टिव अर्थात आपका अभिदृश्यक का और फोकस दूरी जो है वो अभिनेत्रक का, दोनों का अनुपात होता है और इसका ऋणात्मक -FO/FE। अभिदृश्यक का फोकस दूरी बट्टा अभिनेत्रक का फोकस दूरी। अभिदृश्यक वस्तु के सामने में जो लेंस होती है इसे हम अभिदृश्यक कहते हैं, और आँख के सामने या प्रतिबिंब के सामने जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिदृश्यक कहते हैं। अच्छा, इसी जगह पर आपको अगर पूछा जाता सूक्ष्मदर्शी, सामान्य सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, तो आप यहाँ पर MP बराबर लिखते यहाँ से 1+D/F। यहाँ पर D स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य सूक्ष्मदर्शी के लिए हो गया। इसी पे आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जाता तो आप लिखते -L/FO × 1+D/FE। याद रख लेंगे, सभी महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्य सूक्ष्मदर्शी के लिए 1+D/F, और अगर आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की जाए तो -L/F0 1+D/FE, और अगर आपसे पूछा जाए खगोलीय दूरबीन के लिए तो हो जाएगा -FO/FE। यहाँ देखिए FO/FE आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कांच। अगर कांच की अपवर्तनांक की बात करें, यह लगभग 1.5 के बराबर हो जाता है, लगभग 1.5, नियरली इक्वल 1.4 से 1.7 के बीच में चला जाता है। यह पानी की अपवर्तनांक 1.33, लोहा का अपवर्तनांक नहीं होता है, लोहा प्रकाश को परावर्तित कर देती है। और अगर हीरा की बात करें तो यह 2.42 के बराबर होता है। अब इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस चीज़ का हो जाएगा, हीरा का। अपवर्तनांक का अर्थ क्या होता है, अपवर्तनांक हो गया प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात किसी भी माध्यम में अचर होता है, इसे भी हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। पहला लिखा है बीटा। अच्छा, फ्रिंज आप समझते होंगे यह प्रकाश के व्यतिकरण को से संबंधित है। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, जिसमें प्रकाश के पट्टियाँ प्राप्त होती है, तो इसमें सफ़ेद पट्टी से सफ़ेद पट्टी एक फ्रिंज बन जाएगी, या काली पट्टी से काली पट्टी के बीच की दूरी एक फ्रिंज बन जाएगी। और यह बी जो होता है, इसमें बीटा के द्वारा पूछा जाए फ्रिंज की चौड़ाई, तो डी लेमडा, बीटा बराबर क्या बन जाता है, डी लेमडा बाई डी। यहाँ पे डी जो होती है स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी होती है। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर एक पर्दा लेते हैं और यहाँ पर स्लिट लेते हैं, ये स्लिट हो जाती है, यहाँ से ये प्रकाश, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल डी डिनोट करते हैं, और दोनों स्लिट जो बनता है इसके बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी कहते हैं। तो ये क्या बन जाता है, डी लेमडा, लेमडा यहाँ पे तरंगदैर्ध्य होती है, तो डी लेमडा बाई डी आपका बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी और सी डी यहाँ पे सही नहीं आएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणें निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की किरण एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी इसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की स्पीड आपको याद रहना चाहिए, c बराबर लगभग हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, या इसे आप किलोमीटर के रूप में देखेंगे तो 3 × 10⁻³
5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यदि आप इसे एग्जैक्टली देखना चाहेंगे तो यह 299,792,458 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ये प्रकाश की स्पीड होती है। इतने स्पीड से प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा इसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाता है। इस आंकड़ा को आप याद रखेंगे। जो ऑप्शन हमारा बनता है तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है। मतलब यहाँ जो लेंस मेकर दिए गए हैं इनमें कौन सा सही बनता है। तो लेंस मेकर आप जानते हैं 1/f = μ-1 हो जाता है इंटू 1/r1 - 1/r2 बन जाता है। μ-1 इंटू 1 - r1 -1 - r2। यहाँ पे म्यू जो होता है आपका वह म्यू जो बनता है यह यहाँ पे लिखा गया है μ2 - μ1। इसको अगर आप म्यू मान लीजिएगा तो ये μ2 - μ1 - 1/r1 - 1/r2 अर्थात आपका ए नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं आएंगे। ये 1 माइनस आ गया है, यहाँ पे 1 माइनस होने के लिए r2 को पहले आना चाहिए था। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अर्थात आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस मेकर यहाँ पर आपका म्यू होता है अपवर्तनांक, r1 होता है पहले सतह की वक्रता त्रिज्या और r2 बन जाती है दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे का आपको क्वेश्चन बतलाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक के प्रत्येक प्रश्न समझ में आ गए होंगे। प्रत्येक तथ्य को आप लिख करके अच्छे से याद कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।